अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। फिर तुमने क्या तय किया है? इस रात डिनर पर सबिल ने पैट्रिक से पूछा। क्या तय करना है? मेरा ख्याल है जो तुम कह रही हो वही ठीक है। इसका फैसला डीनी को ही करना चाहिए, पैट्रिक ने बड़े मुतमिन अंदाज में कहा था। इसकी बात पर सिबिल मुस्कुराई। डीनी जब बड़ा होगा तो वो हम दोनों के मज़हब का मताला करेगा। जिस मज़हब में इसे ज़्यादा दिलचस्पी महसूस होगी इसे वही इख्तियार करना होगा। कम अज़ कम इस तरह इसके जहन में कोई उलझन नहीं होगी। मैंने इसलिए तुम्हें ये मशवरा दिया था। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा ख्याल था शायद तुम्हें कोई इतराज़ होगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा मजहबी हो। नहीं खैर, इतना ज़्यादा मजहबी नहीं जितना तुम मुझे समझ रही हो। मज़हब असल में बहुत वक्त मांगता है और मेरे पास वक्त की कमी है। फिर भी हर हफ्ते तुम इबादत के लिए तो बाकायदगी से जाते हो। सिबिल ने इसे कुछ जताने वाले अंदाज में कहा था। हाँ जाता हूँ। मेरे लिए वहाँ जाने की अहमियत इबादत से ज़्यादा एक रवायात की हैसियत से है। माँ बाप ने एक आदत बना दी थी, मगर मुझे इस रूटीन से उलझन नहीं होती जहाँ दूसरे बहुत से काम होते हैं। चलो ये भी सही, वो खाना खाते हुए से बता रहा था। इतनी मसरूफ ज़िंदगी में मज़हब के लिए वक्त निकालना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मुझे तुम्हारी इस रूटीन पर बहुत हैरत होती है। खुद मुझे तो हफ्ते बल्कि महीनों में एक बार भी चर्च जाना बहुत मुश्किल लगता है। सिबिल ने कंधे उचकाकर हैरत का इजहार करते हुए कहा था। मैंने कहा ना, मुझे आदत हो चुकी है, वरना और कोई बात नहीं। पैट्रिक खाने से तकरीबन फारिग हो चुका था। पैट्रिक एडगर जर्मनी के एक अच्छे यहूदी घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसका ख़ानदान बहुत कट्टर किस्म के यहूदियों पर मुश्तमिल था। पैट्रिक के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा मजहबी थे। अपनी सारी औलाद को उन्होंने इसी रास्ते पर चलाने की कोशिश की। हिटलर के ज़माने में जर्मनी में यहूदियों को बड़े पैमाने पर कत्ल करने के बाद बाकी यहूदियों को जिला वतन कर दिया गया था। पैट्रिक की फैमिली भी इसी ज़माने में अमेरिका आ गई थी, मगर जर्मनी के दो टुकड़े होने के बाद जब यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी जाना शुरू किया तो पैट्रिक की फैमिली वापस चली गई। मगर पैट्रिक ने अपने माँ बाप के साथ वापस जाने की बजाय अमेरिका में ही सेटल होने का फ़ैसला किया। माँ बाप की मुखालफत और नाराज़गी के बावजूद अपने फ़ैसले पर कायम रहा। अमेरिका में इसको अपने लिए सब कुछ खुद ही करना पड़ा क्योंकि इसकी फैमिली वापस जा चुकी थी और वापस जाने के बाद वो नए सिरे से वहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो पैट्रिक की किसी भी तरह से माली मदद करते। पैट्रिक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के कुछ अरसा बाद एक बहुत अच्छे अमेरिकन कंपनी में मुलाजमत कर ली। इस मुलाजमत के कुछ अरसे के बाद जब वो अपने वालिदैन के पास 2 हफ्ते की छुट्टियां गुजारने जर्मनी आया हुआ था तो इसकी मुलाकात सिबिल से हुई। सिबिल एक टर्किश ईसाई थी। पैट्रिक की तरह वो भी अपने वालिदैन के साथ जर्मनी में आकर सेटल हो गई थी। दोनों के दरमियान फ़र्क सिर्फ ये था कि पैट्रिक का आबाई वतन जर्मनी ही था और सिबिल का आबाई वतन तुर्की था। दोनों के दरमियान बड़ी तेज़ी से रवाबत बढ़े और फिर ये रवाबत शादी के प्रपोज़ल तक आ गए। शादी के इस प्रपोज़ल पर दोनों के ख़ानदानों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था। पैट्रिक के वालिदैन चूँकि कट्टर यहूदी थे इसलिए वो पैट्रिक की शादी भी अपनी कम्युनिटी की किसी लड़की से करना चाहते थे। दूसरी तरफ सिबिल एक कैथोलिक घराने से ताल्लुक़ रखती थी और यहूदियों के बारे में इसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। वो चाहते थे कि वो किसी ईसाई फैमिली में ही शादी करे, मगर दोनों ने अपने ख़ानदानों के अख्तलाफात के बावजूद शादी कर ली। शादी के बाद सिबिल पैट्रिक के साथ अमेरिका आ गई और वहाँ इसने एक बड़े मारूफ अदारे में जर्मन ट्रांसलेटर के तौर पर काम शुरू कर दिया। कुछ अरसे तक दोनों के ख़ानदानों में इस शादी पर एतराज़ात रहे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों के ख़ानदानों ने इस शादी को कबूल कर लिया। पैट्रिक और सिबिल में बहुत सी बातें मुश्तरका थी। दोनों के ख़ानदान मजहबी और कट्टर थे। इनकी तरबियत एक मखसूस माहौल में हुई थी जहाँ अखलाकियात को बहुत अहमियत दी जाती थी। दोनों ही बहुत सोशल नहीं थे। शायद इसकी वजह भी यही थी कि इनके ख़ानदान में हर किसी से मेल जोल बढ़ाने का रवाज नहीं था। बहुत से मामलात के बारे में इनका नुक्ता नज़र खासा कदामत परस्त था। सिबिल की पैदाइश और परवरिश तुर्की में हुई थी और इस माशरे का खासा असर था जिसमें इसने परवरिश पाई थी। लिबास के मामले में वला शाउरी तौर पर बहुत मुख्तात हो गई थी, मगर भी माशरे में रहने के बावजूद वो अपने ऐसे लिबास को पहनना पसंद करती थी जिसके जिस्म को पूरी तरह से ढाँप ना सकता हो। मगर भी माशरे में रहने के बावजूद वो ऐसे लिबास को पसंद नहीं करती थी जिसको पूरे जिस्म को ढाँप ना सकता हो, और ऐसा लिबास पहनने से वो हमेशा
ग्रेजा रहती थी। पैट्रिक भी इस मामले में खासा कदामत परस्त था। वो खुद भी सिबिल को इस तरह के कपड़ों में देखना पसंद नहीं करता था। दोनों शराब पीते थे, मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ किसी फंक्शन में ही करते थे। सिबिल के जहन पर इस मामले में अपने वालिदैन के बचपन से दिए जाने वाले आवाज़ का खासा असर था, और शायद यही वजह थी कि जब पैट्रिक बाज़ दफ़ा घर में भी शराब पीने की कोशिश करता तो वो इसे रोक दिया करती थी। दोनों का हल्का अहबाब महदूद था, और वो भी इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल था जो इन्हीं की तरह कुछ अखलाकी कदरें रखते थे। दोनों की ज़िंदगी में किसी न किसी हद तक मज़हब का अमल दखल रहा था, और अमेरिका में रहने के बावजूद ये अमल दखल कम नहीं हुआ था। शायद अगर वो अमेरिका में कुछ ज़्यादा अरसा गुजारते तो इनके तर्ज़ ज़िंदगी में और ख़यालात में नुमायाँ तब्दीलियाँ आ जाती, मगर अमेरिका में आने के 1-1.5 साल बाद ही पैट्रिक की कंपनी ने इसे उर्दन में भिजवा दिया, जहाँ वह कुछ बहुत बड़े तमीराती प्रोजेक्ट्स के लिए 3 साल रहा। 3 साल के बाद इसे मिडल ईस्ट के ही एक और मुल्क मराकश में भेज दिया गया था। वहाँ इसका क़याम 2 साल तक रहा, और फिर ये सिलसिला चलता गया। इन दोनों को मिडिल ईस्ट और एशिया के बहुत से मुल्कों में रहने का इत्तेफाक हुआ था, और इनमें से ज़्यादातर ममालिक मुस्लिम थे। यूरोप और अमेरिका में लंबे क़याम का इन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए इनकी क़दामत परस्ती ना सिर्फ बरकरार रही बल्कि इसमें किसी हद तक इजाफा भी हो गया था। सिबिल मुख्तलिफ ममालिक में क़याम के दौरान मुख्तलिफ सफारत खानों के तक चलने वाले स्कूल्स पढ़ाती रही, और एक बहुत मेहरबान और फयाज किस्म की खातून थी। पैट्रिक के साथ इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और मज़हब के फ़र्क के बावजूद वो इसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। मज़हब के बारे में दोनों बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे। मजहबी रवायात की पैरवी करने के बावजूद मजहबी रस्मात पर अमल करना इनके लिए खासा मुश्किल हो गया था, और आहिस्ता आहिस्ता मज़हब इनकी ज़िंदगी में सानवी हैसियत इख्तियार कर गया था। डेंटल की पैदाइश मराकश में हुई, और इसकी पैदाइश पर पहली बार पैट्रिक और सिबिल इस उलझन का शिकार हुए कि डेंटल को किस मज़हब को इख्तियार करना चाहिए। दोनों की ख्वाहिश थी कि वो इनके मज़हब को इख्तियार करें, मगर दोनों ही एक दूसरे के सामने इस ख्वाहिश का इजहार करने से झिझकते थे, और इस कश्मकश में डेंटल किसी मज़हब को इख्तियार किए बगैर ही परवरिश पाने लगा था। पहली बार दोनों के दरमियान डेंटल के मज़हब के बारे में बात तब हुई जब पैट्रिक सिबिल के साथ छुट्टियों में जर्मनी गया हुआ था। पैट्रिक और सिबिल के माँ बाप ने डेंटल को पहली बार देखा था। डेंटल इस वक्त 2 साल का था। पैट्रिक के वालिदैन को इत्तफाकन ये पता चल गया था कि पैट्रिक ने डेंटल के मज़हब के हवाले से भी कुछ तय नहीं किया। इस बार ने इन्हें बरकरार दिया था, वो तुम्हारा बेटा है, इसे यहूदी होना चाहिए। इस मामले में किसी दूसरी सोच का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाप ने सख्ती से पैट्रिक से कहा था, आप ठीक कह रहे हैं, मगर आप जानते हैं कि सिबिल कैथोलिक है, और इस तरह मैं डेंटल के मज़हब के बारे में अपनी मर्जी से कोई फैसला करने की कोशिश करूंगा तो इससे इतराज़ होगा। पैट्रिक ने वजाहत पेश की थी, मैं इसलिए चाहता था कि तुम सिबिल से शादी ना करो। इसके बाप का इश्तियाल में और इजाफा हुआ था। बहरहाल सिबिल को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, और हमेशा वही मज़हब इख्तियार औलाद करती है जो बाप का मज़हब होता है, और औलाद हमेशा वही मज़हब इख्तियार करती है जो बाप का मज़हब होता है। ये ज़रूरी नहीं है डैडी, औलाद को वही मज़हब इख्तियार करना चाहिए जो इसको अपनी तरफ मतवज्जा करे, जिसमें से दिलचस्पी महसूस हो। पैट्रिक ने इनके गुस्से को कम करने की कोशिश की, मगर इस कोशिश ने उल्टा असर किया था। एडगर कुछ और बढ़ गए। मुझे अक्ल सिखाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे दिमाग में यह खुन्नास बैठाने वाली तुम्हारी बीवी है। तुम अपने बेटे को यहूदी नहीं बनाओगे तो क्या कैथोलिक बनाओगे? इस बारे में अभी हम दोनों ने कुछ तय नहीं किया। तुम दोनों को कुछ तय करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो एक पैदाइशी यहूदी है और यहूदी ही रहेगा, एडगर ने फैसला करते हुए कहा था। पैट्रिक ने इनसे मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खामोश हो गया था, मगर जर्मनी से वापस आने के फ़ौरन बाद इसने सिबिल से इस सिलसिले में बात की। हमें डेंटल के बारे में कुछ तय नहीं करना चाहिए। वो कौन सा मज़हब इख्तियार करता है ये इसके हाथ में दे देना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि अभी हम इसके लिए जिस मज़हब का इंतखाब करें, बड़ा होकर वो इसके बजाय दूसरे मज़हब की तरह राग़िब हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि हम दोनों को इसको अपने मज़हब के बारे में सारी मालूमात देते रहें, अपने अपने मज़हब के बारे में सारी मालूमात देते रहें। इसे अपने साथ इबादत और दूसरी रसूम में भी शिरकत कराएं, मगर बाकायदा तौर पर से यहूदी या ईसाई बनाने की कोशिश ना करें। सिबिल ने जैसे एक तजवीज़ इसके सामने रख दी थी, मगर सिबिल, मेरी फैमिली को इस पर इतराज़ात है। वो कहते हैं कि बच्चा हमेशा वही मज़हब इख्तियार करता है जो इसके बाप का हो, इसलिए डेंटल को भी यहूदी मज़हब इख्तियार करना चाहिए। सिबिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसकी बात सुनी। मेरे ख़ानदान वालों को भी इस पर बहुत से इतराज़ात हैं। इनका ख्याल है कि बच्चे की माँ मैं हूँ और मैं इसके लिए अच्छे और बुरे रास्ते का तयन बेहतर तौर पर कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चा बाप की निस्बत माँ से ज़्यादा करीब होता है। इसलिए इसे मेरा मज़हब इख्तियार करना चाहिए। लेकिन मैंने इन एतराज़ात को रद्द कर दिया है। मैंने अपने वालिदैन से यही कहा कि डेंटल अपनी मर्ज़ी से अपने लिए मज़हब का इंतखाब करेगा, और अपनी मर्ज़ी से किया जाने वाला ये इंतखाब हमारे बहमी रिश्ते पर असरअंदाज नहीं होगा, मगर इस तरह सिर्फ ख़ानदानों के दबाव में किया जाने वाला कोई भी फ़ैसला हमारे बाहमी ताल्लुक़ और एतमाद को बुरी तरह मुतासिर करेगा। पैट्रिक खामोश हो गया था, और वो वाकई इतना मजहबी नहीं था कि सिर्फ मज़हब की खातिर अपने और सिबिल के रिश्ते की कुर्बानी दे देता।
यहाँ बाहमी ताल्लुकात में आने वाली कोई दरार कबूल कर लेता। मज़हब वैसे भी इनके लिए एक इजाफी चीज़ था, रूटीन में शामिल कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी जिसे पूरा करने के लिए वो बाहमी इख्तलाफात को भी बर्दाश्त कर लेते। यही वजह थी कि जब सिबिल ने दोबारा इसका फ़ैसला पूछा तो इसने भी इसी की तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया था कि डेंटल के लिए अपनी मर्ज़ी से मज़हब का इंतखाब ही बेहतर रहेगा। डेंटल इसी माहौल में परवरिश पाता रहा। माँ इसे अपने मज़हब के बारे में बुनियादी बातों से आगाह करती रही। बाप इसे अपने मज़हब के बारे में बताता रहा। जब भी सिबिल और पैट्रिक इबादत के लिए अपनी अपनी इबादत गाहों में जाते, वो डेंटल को भी साथ ले जाते। वो बड़ी दिलचस्पी से यहूदियों और कैथोलिक्स की इबादत, मजहबी इबादत रस्मात देखता। इसके लिए ये सब ऐसा ही था जैसे महीने में कभी थिएटर चले जाना या पार्क में तफरीह के लिए चले जाना। वो दोनों जगह जाकर इंजॉय करता। शुरू में पैट्रिक हर हफ्ते अपनी इबादत का बाकायदगी से जाया करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी ये रूटीन तब्दील होती गई। वैसे भी दूसरे ममालिक में यहूदियों की इबादत गाहों की तादाद कम थी और इसका ज़्यादातर क़याम ऐसे इलाकों में होता था जहाँ पर अक्सर इनकी इबादत गाह नहीं होती थी। इसके बरअक्स सिबिल वक्त गुजारने के साथ साथ बाकायदगी से चर्च जाने लगी। पैट्रिक के बरअक्स इसे हमेशा से इबादत के लिए हर जगह कोई ना कोई चर्च मिल ही जाया करता था। अमेरिका में क़याम के दौरान इसकी सरगर्मियों की नौइयत दूसरे ममालिक में क़याम से मुख्तलिफ होती थी। इन ममालिक में इसकी सरगर्मियाँ ज़्यादा महदूद होती थी। अम्बेसी के स्कूल में पढ़ाने के बाद इसका ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजरता था और डेंटल पर माँ के ख्यालात और नज़रियात का असर गहरा होता गया। इसने माँ से बहुत कुछ सीखा था, कुछ लाशाउरी तौर पर, कुछ शाउरी तौर पर। सबक असाई होने के बावजूद मशरकी रवायात को न सिर्फ पसंद करती थी बल्कि बहुत सी मशरकी रवायात इसने अपनाई भी थी। मशरक के लिए ये पसंदीदगी डेंटल में भी मुंतकिल हुई थी। इसने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी ऐसे माहौल में गुजारी थी जहाँ मगरिब की आज़ादी का न सिर्फ कोई तस्वुर नहीं था बल्कि इसकी आज़ादी को नापसंद भी किया जाता था। स्कूल्स में भी वो ज़्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट के साथ ही पढ़ता रहा था और वहाँ भी आज़ादी के किसी नए तस्वुर से वो आशना नहीं हो सका। घर आने के बाद वो सारा वक्त सिबिल के साथ ही गुजारता था क्योंकि गैर मुल्की होने की चीज़ से सिबिल और पैट्रिक बाहर आमदरफ्त में खासे मोहतात थे। इनका आना जाना मखसूस फैमिलीज़ में था। डेंटल अगर कभी सैर व तफरीह के लिए कहीं आता जाता भी तो सिबिल और पैट्रिक के साथ ही। 15 साल की उम्र में वो वापस अमेरिका आया था और अमेरिका आकर वो एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम से दो चार होने लगा था। अमेरिका में आकर मिलने वाली आज़ादी को पसंद करने की बजाय वह नापसंद करने लगा था। इसके लिए एक ऐसी दुनिया थी जो इसके नज़रिया से मैच नहीं करती थी। माँ बाप की तरह वो भी खासा रिजर्व था और इसकी आदत खूबी की बजाय एक खामी की तरह इसे हर जगह बहुत ज़्यादा नुमाया करने लगी थी। पापा, मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ, इसने अमेरिका आने के बाद एक दिन पैट्रिक से कहा था। पैट्रिक की आखिरी पोस्टिंग इंडिया में हुई थी जहाँ 2 साल के आम के दौरान वो दार्जिलिंग के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता रहा था। पैट्रिक ने कुछ हैरत से देखा था। क्यों डेंटल? मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है। स्कूल्स में मेरे क्लास फेलोज ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और वो कहते कहते रुक गया था। मुझे इनकी आदतें और हरकतें पसंद नहीं हैं। पैट्रिक ने गौर से इसे देखा। वो बहुत बेचैन और मायूस नजर आ रहा था। मैं जानता हूँ डेंटल, यहाँ का माहौल कुछ और तरह का है, मगर तुम्हें खुद को इसका आदी कर देना चाहिए क्योंकि अब तुम्हें आला तालीम यहीं हासिल करनी है। पापा, मुझे स्कूल का माहौल पसंद नहीं है, मैं तुम्हें किसी दूसरी बेहतर स्कूल में दाखिल करवा देता हूँ। पापा, मुझे यहाँ की ज़िंदगी पसंद नहीं है, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैं किसी एलियन की तरह गलत जगह पर आ गया हूँ। मेरे क्लास फेलोज मेरा मजाक उड़ाते हैं, बेहुदा बातें करते हैं। तुम इन्हें नज़रअंदाज कर दिया करो। हर जगह का अपना एक महसूस कल्चर होता है, यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी भी यही है। सिबिल ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा था, लेकिन मम्मी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं है, मगर बहरहाल हमें यही रहना है। सिबिल ने कहा, आप मुझे इंडिया भेज दीजिए, मैं अपने A लेवल्स वहाँ से कर लूँगा। इसके बाद फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ आ जाऊँगा। वहाँ तालीम का मेयार अच्छा नहीं है, बल्कि किसी भी एशियाई मुल्क में ऐसा नहीं है। तुम्हें यहाँ रहकर अपना हाई स्कूल मुकम्मल करना होगा। इसके बाद तुम अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में चले जाना। इन 2-4 सालों में तुम यहाँ एडजस्ट हो जाओगे। फिर यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान तुम्हें एडजस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिबिल ने इसे समझाते हुए कहा था। वैसे भी तुम्हें जॉब करनी होगी और अच्छी जॉब तुम्हें किसी एशियाई मुल्क में नहीं मिल सकती। जहाँ तक क्लास फेलोज की हरकतों या आदतों का तल्लुक है, तुम्हें इनसे इतना मेलजोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो घटमाड़ा मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दो। जिन लोगों में अखलाकियात की कमी होती है वो अपने रवैये और तौर तरीके से ये बताते रहते हैं कि वो कितनी हामियों का मजमूआ है। अब उन्हें काउंटर करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि दूसरा भी अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दें। इन्हें इनके रास्ते पर चलने दो और तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। सिबिल ने से समझाया। इस दिन माँ की बातें इसने बहुत गौर से सुनी और हमेशा की तरह जहन में बैठा ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को इस नए माहौल में एडजस्ट करने लगा था। स्टडीज़ में वो बचपन से बहुत अच्छा था और चंद माह के अंदर वो अपनी क्लास में भी ये जाहिर करने में कामयाब हो गया था। इसके अमेरिका स्टाइल से मुख्तलिफ अतवार ने जहाँ पहले से मजाक का निशाना बनवाया था, वक्त गुजरने के साथ साथ वही अतवार इसकी एक इम्तियाजी खूबी बन गए थे। इसने बचपन से ब्रिटिश
ओवरसीज़ स्कूल्स में तालीम पाई थी और अमेरिकियों के बरक्स वो नक्सिक से दुरुस्त इंग्लिश ज़बान का इस्तेमाल करता था। इंग्लिश के साथ साथ वो जर्मन ज़बान भी लिख और पढ़ सकता था, जबकि अरबी और किसी हद तक उर्दू ज़बान भी वो बोल लेता था। अगरचे वो इन ज़बानों में लिख या पढ़ नहीं सकता था। इसकी खसूसियत के इंकशाफ ने यकदम ही इसे अपनी क्लास और किसी हद तक स्कूल में पॉपुलर कर दिया था। लैंग्वेज की क्लास में एक दिन इत्तफाकन इसके टीचर को इस बात का पता चला था कि वह जर्मन ज़बान पर भी दस्तरस रखता है। तो डेंटल, तुम 2 ज़बानों को इस्तेमाल कर सकते हो, टीचर ने इसे सराहते हुए कहा था। 2 नहीं 4, अरबी और उर्दू भी। अगरचे मैं इन्हें लिख पढ़ नहीं सकता मगर इसमें गुफ्तगू कर सकता हूँ, मध्यम आवाज़ में कहे गए जुमले ने यकदम ही पूरी क्लास को सर मोड़ कर इसकी तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर दिया था। इनकी आंखों में हैरत के साथ साथ सताइश भी थी। 4 ज़बानें, ज़बरदस्त, मगर 4 ज़बानें कैसे? मेरा मतलब है अरबी और उर्दू। मेरे डैडी बहुत अरसा से मिडल ईस्ट और एशिया के ममालिक में काम करते रहे हैं। मेरी पैदाइश भी मराकश में हुई, इसलिए अरबी बोलना आ गई, और पिछले 2 साल से हम लोग इंडिया में थे। वहाँ लोगों से बातचीत इंग्लिश या उर्दू में ही होती थी, इसलिए इसको भी इस्तेमाल करना आ गया। और उर्दू या हिंदी, टीचर ने वजाहत चाही, जो भी समझ लें। डेंटल ने कंधे झुकाते हुए कहा, तुम्हारा ज़हन बहुत जरखेज़ है डेंटल। उन्होंने बेख्तियार इसकी तारीफ करते हुए कहा था। वो अपनी तारीफ पर मुस्कुराकर चिमक गया। इस दिन स्कूल के कैफेटेरियम में हर एक इसी के बारे में बात कर रहा था। लड़कियों की इसमें दिलचस्पी एकदम बढ़ गई थी। इसके खुदुहाल भी वैसे भी सुनफे नाजुक के लिए खासी कशिश का बास थे। टर्किश माँ और जर्मन बाप की सारी अच्छी खसूसियात इसमें आई थी। गर्म ममालिक में रहने की वजह से इसकी रंगत भी बिल्कुल सफ़ेद होने की बजाय हल्की गंदमी हो गई थी। डार्क ब्राउन आंखें और जेट ब्लैक बालों के साथ इस रंगत ने इसको पूरे हजूम से मुख्तलिफ कर दिया था। स्कूल के शुरू दिनों में इसके जिस शर्मीलेपन, कमगोई और रिजर्व होने की हैसियत ने इसे क्लास फेलोज के मजाक का निशाना बनाया था, अब वो ही इसका चार्म बन गए थे। लड़कियों को इसमें मशरक़ी पुरस्रारियत नज़र आने लगी थी, और इस बार ने जहाँ लड़कियों में इसकी मकबूलियत में इजाफा किया था, वहाँ लड़कों में इसके लिए रकाबत भी बढ़ा दी थी। इसके बारे में स्कूल में क्या बातें होती थी, क्या राय रखी जाती थी, इसकी परवाह नहीं थी इसने वाकई अपनी माँ की बात को अपने जहन में बैठा लिया था। वो स्कूल में आता, क्लास वालों से हेलो हाई करता, ब्रेक के दौरान कहीं अकेले बैठकर लंच करता, गेम्स के पीरियड के दौरान इंस्ट्रक्टर के साथ चेस खेलने की प्रैक्टिस करता या स्विमिंग करता। स्कूल में होने वाली पार्टी से गायब रहता। लड़कियों की तरफ से होने वाली पेशकदमियों को वो बड़े इत्मीनान के साथ रद्द कर देता। इसका ये इनकार इसकी कशिश और मकबूलियत में कुछ और इजाफा करता। फिर इन्हीं दिनों से स्कूल बैंड में गाने का मौका मिला, और इसी दौरान जब एक गुफ्तगू के दौरान इसके टीचर ने मज़हब के बारे में दरियाफ़्त किया तो इसने कहा था, मेरा कोई मज़हब नहीं है, सादगी से कहे गए इसके जुमले पर टीचर के साथ सारा ग्रुप हंसने लगा था। उन्होंने इसकी बात को मजाक समझा था। तुम्हारे फादर किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? टीचर ने दिलचस्पी से पूछा था। वो यहूदी हैं। इसका मतलब है तुम यहूदी हो? नहीं, मैं यहूदी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मदर कैथोलिक है। तो क्या तुम इनके मज़हब को अपनाए हुए हो? नहीं, मैं दोनों में से किसी भी मज़हब को इख्तियार नहीं किए हुए हूँ। मैं बड़ा होकर ये फ़ैसला करूँगा कि मुझे किस मज़हब को इख्तियार करना है। इसने इसी तरह संजीदगी से कहा था। इसके बारे में इस इंकशाफ ने स्कूल में एक नए किस्म का तजस्सुस पैदा कर दिया था। वो यहूदी नहीं है, वो ईसाई भी नहीं है, मगर वो दोनों मज़हब पर यकीन रखता है और दोनों जगह इबादत के लिए जाता है, और वो बड़ा होकर ये फ़ैसला करेगा कि इसे कौन सा मज़हब इख्तियार करना है। कितनी अजीब बात है। इसके बारे में होने वाली चहमगोइयों का लुबे-लबाब यही होता था। इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो ड्रिंक नहीं करता, वो स्मोकिंग भी नहीं करता, वो क्लासेस बंक नहीं करता, वो फिल्में नहीं देखता, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, वो पैसे लाने की बजाय घर से लंच लेकर आता है। वो सुबह अपनी माँ के साथ गाड़ी में स्कूल आता है, और फिर मुकर्रर वक्त पर इधर उधर वक्त ज़ाया करने की बजाय गेट पर अपनी माँ के आने का इंतज़ार करता रहता है ताकि वापस घर जा सके। वो 4 ज़बानें बोल सकता है, वो 17 ममालिक में रह चुका है। इसके बारे में हर बात कैरोलिन की फिंगर टिप्स पर थी। वो डेंटल की क्लास फेलो थी और इन लड़कियों में शामिल थी जो डेंटल में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। डेंटल इतना रिजर्व रहता था कि कैरोलिन को खुद इसकी तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो हमेशा से इस कोशिश में थी कि कोई ऐसा मौका इसके हाथ आए जिससे वो डेंटल को अपनी तरफ मुतवज्जा करे। क्लास स्टडी टूर पर जा रही थी और स्कूल में बस जब सब बच्चे सवार हो रहे थे, और एक दिन इसे ये मौका इसके हाथ आ ही गया था। क्लास स्टडी टूर पर जा रही थी और स्कूल बस में जब सब बच्चे सवार हो रहे थे तो इत्तेफाकन कैरोलिन देर से स्कूल पहुंची, और वो भी इस वक्त जब इसकी सारी फ्रेंड्स अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ चुकी थी। एक आखिरी सीट जो बची थी वो डेंटल के साथ थी, और वो भी इसकी तरह कुछ देर से पहुंचा था। कैरोलिन का दिल बेख्तियार दरका था। डेंटल ने इसे अपनी तरफ आता देखा और साथ वाली सीट से अपना बैग उठा लिया और इसके साथ बैठ गई। कोस्टर चल पड़ी थी। डेंटल बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, जबकि कैरोलिन सोच में पड़ी हुई थी कि इससे कैसे बात का आगाज़ करे। कोस्टर में गाने गाए जा रहे थे, कह के गूंज रहे थे, तालियां बज रही थी। डेंटल बाहर देखते देखते हल्की सी मुस्कुराहट के साथ साथ वक्तन फ़वक्तन अंदर देखता और फिर बाहर मुतवज्जा हो जाता।
कैरोलिन मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मतवज्जा थी। इसे अचानक एक ख्याल आया और इसने अपने बैग से एक चॉकलेट निकाला। रैपर खोलकर इसने खुद खाने की बजाय डेंटल की तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए इसे मुखातिब किया, तुम खाओगे? डेंटल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। नहीं शुक्रिया। क्यों नहीं? क्या तुम चॉकलेट खाना पसंद नहीं करते? कैरोलिन ने इसरार किया। बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे बहुत पसंद है। कैरोलिन ने इस बात का सिलसिला जारी रखा। डेंटल मुस्कुराकर एक बार फिर बाहर देखने लगा। तुम ज़्यादा बातें नहीं करते, क्या तुम्हें बातें करना अच्छा नहीं लगता? कैरोलिन ने चॉकलेट खाते हुए एक बार फिर इसे मुखातिब किया। नहीं, ऐसा नहीं है, डेंटल ने मुख्तसर वजाहत की, मगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। हाँ, बस वैसे ही, और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इस बार डेंटल सिर्फ मुस्कुराया। क्या तुम्हें लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती? डेंटल को चमक कर मुस्कुराया। कैरोलिन के लिए इसके चेहरे की सुर्खी बड़ी अनोखी चीज़ थी। इसने बड़ी दिलचस्पी से इसे देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इस बार डेंटल ने कुछ हैरानगी से इसे देखा। मैं बहुत अच्छी दोस्त साबित हो सकती हूँ, कैरोलिन ने इसे यकीन दिलाया। डेंटल कुछ उलझन में गिरफ्तार हो गया और इसकी समझ में नहीं आया कि वो किस रद्दमल का इजहार करे। वो पहली लड़की थी जिसने इस तरह पास आते ही इससे सीधी दोस्ती की ऑफर की थी। क्या दोस्ती हो सकती है? वो एक बार फिर पूछ रही थी। हाँ ठीक है, इसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। कैरोलिन की आंखों में चमक लहराई। इसने अपना दायां हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। डेंटल ने कुछ झिझकते हुए इससे हाथ मिला दिया। दोनों के दरमियान गुफ्तगू बाकायदा तौर पर शुरू हो गई थी। ज़्यादातर कैरोलिन ही बात करती रही और इसने डेंटल से बहुत सारी बातें पूछी थी, इसकी पसंद नापसंद के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में, इसके मुतवक्का कैरियर के बारे में। डेंटल इसकी बातों का जवाब देता रहा। कैरोलिन ने इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। इसने डेंटल के बारे में लड़कियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से भी इसे आगाह किया था। वो मुस्कुराते हुए इसकी बातें सुनता रहा। हाई स्कूल में किसी लड़की के साथ होने वाला ये इसका पहला तफसीली राब्ता था। कैरोलिन बहुत दिलचस्प लड़की थी। इसने सफ़र के दौरान डेंटल को बहुत से दिलचस्प किस्से भी सुनाए थे। डेंटल के लिए माँ के अलावा किसी दूसरी लड़के से मिलने और इस तरह गुफ्तगू करने का ये पहला मौका था और ये तब्दीली इसे बहुत नई और अच्छी लग रही थी। स्टडी टूर के दौरान ही इन दोनों के दरमियान इस हद तक दोस्ती हो चुकी थी कि वो दोनों अपने फ़ोन नंबर और एड्रेस एक दूसरे को दे चुके थे और इनकी दोस्ती सिर्फ इन्हीं तक महदूद नहीं रही थी बल्कि स्टडी टूर के दौरान ही सबकी नज़रों में आ चुकी थी। डेंटल पहली बार किसी लड़की से इतनी देर तक गुफ्तगू करता रहा था और वो भी मुस्कुराते हुए, और कैरोलिन पूरे टूर के दौरान इसके साथ ही लगी रही थी। क्लास की लड़कियों के लिए ये जैसे एक शौक था। दूसरे दिन जब डेंटल स्कूल आया था तो पहले की तरह आते ही क्लास में चले जाने की बजाय वो कैरोलिन के साथ स्कूल के ग्राउंड में फिरता रहा था। इसकी ज़िंदगी में एक नए बाब का इजाफा हो गया था। रात को सिबल डिनर की तैयारी कर रही थी जब फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाने पर एक लड़की ने अपना तारुफ डेंटल की दोस्त के हवाले से करवाया और डेंटल को बुलवाने के लिए कहा। सिबल को एक झटका लगा। डेंटल ने इसे अपने किसी दोस्त के बारे में नहीं बताया था। और फिर गर्लफ्रेंड, वो बेहद हैरान हुई। वो डेंटल के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुई। डेंटल स्टडी टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा था। इसने मुड़कर माँ की तरफ देखा। तुम्हारा फ़ोन है? सिबिल ने गौर से इसे देखते हुए कहा। मेरा फ़ोन? वो कुछ हैरान हुआ। हाँ, तुम्हारी दोस्त है कैरोलिन। डेंटल के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। एकदम इसने माँ के चेहरे से नज़र हटा ली। मैं अभी आता हूँ, इसने मध्यम आवाज़ में कहा। सिबिल कुछ कहे बगैर इसके कमरे से निकल आई। वो कुछ देर बाद लिविंग रूम में दाखिल हुआ और फ़ोन पर आहिस्ता आवाज़ में बातें करने लगा। सिबिल ने किचन से इसे देखा था। चंद मिनट बात करने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया था और वापस अपने कमरे में चला गया था। इस दिन सिबिल ने इसे कैरोलिन के सिलसिले में बात नहीं की। अगले दिन सुबह इसे स्कूल ले जाते हुए इसने डेंटल से पूछा, तुमने दोस्त बना लिए? डेंटल ने ड्रामिंग करती हुई माँ को देखा। ज़्यादा नहीं, बस एक, सिबिल ने मुस्कुराकर इसे देखते हुए कहा। कैरोलिन वो भी जवाबन इस बाती अंदाज में मुस्कुराया। कैसी लड़की है? बहुत अच्छी है। वो छिनपते हुए बोला। इसकी फैमिली कैसे है? इसके फादर वकील है, माँ सोशल वर्कर है, एक छोटा भाई है, वो भी हमारे ही स्कूल में है। डेंटल ने माँ को तफसीलात बताई। तुम्हारी दोस्ती कैसी हुई? सिबिल ने सरसरी अंदाज में पूछा। डेंटल ने माँ को सारी तफसीलात बता दी। वो खामोशी से कुछ सोचती रही। मुझसे मिलवाओ इसे, मैं देखना चाहती हूँ। इसे स्कूल के गेट पर ड्रॉप करते हुए सिबिल ने कहा। क्या मैं इसे घर आने की दावत दूँ? हाँ ये ठीक है, तुम इसे चाय की दावत दो। इस दिन डेंटल ने कैरोलिन को अपने घर आने की दावत दी। इसने बगैर किसी एतराज़ के इसकी दावत कबूल कर ली। वो अगली शाम को डेंटल के घर आई और दरवाज़ा खोलते ही डेंटल का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो एक टॉपलेस ड्रेस पहने हुई थी। डेंटल की समझ में नहीं आया कि वो इससे किस तरह पेश आए। कैरोलिन ने हेलो कहते ही बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ इससे गले मिलते हुए इसके एक गाल को चूम लिया था। डेंटल कुछ और बुखला गया था इसे अंदर ले जाते हुए। वह इसे घर आने की दावत देने पर पछता रहा था। सिबिल ने पहली ही नज़र में इस लड़की को नापसंद किया था मगर इसने अपने चेहरे से यह नापसंदीदगी जाहिर नहीं की। इसे हैरानगी हुई थी कि डेंटल को इसमें क्या बात अच्छी लगी जो वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। कैरोलिन को चाय सर्व करते हुए सिबिल इससे करेद करेद कर सवाल पूछती रही जबकि डेंटल बिल्कुल बुझा हुआ था। चाय पीने के बाद कुछ देर बैठकर कैरोलिन वापस चली गई थी। डेंटल दरवाज़ा बंद करके अंदर आया तो वो बहुत शर्मिंदा नजर आ रहा था। सिबिल खामोशी से बर्तन समेट रही थी। वो टीवी ऑन करके बैठ गया था। कुछ देर के बाद सिबिल भी इसके पास आकर बैठ गई थी। तुम्हें इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी डेंटल? इसने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए। वो फ्रेंडली थी मगर मैं नहीं जानता था वो इतनी बोल्ड है। सिबिल कुछ देर खामोशी से इसे देखती रही फिर वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन डेंटल स्कूल में पहले की तरह रिजर्व था। कैरोलिन इसके रवैये पर हैरान हो गई थी और
وہ بار بار اس سے اس کی وجہ پوچھتی رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ اگلے چند دن اس کی ناراضگی برقرار رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ کیرولین کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ دونوں میں ایک بار پھر پہلے جیسی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں ایک شام کیرولین نے اسے نائٹ کلب میں آنے کی دعوت دی تھی۔ اس نے کچھ تعامل کیا، مگر کیرولین کی ضد پر وہ رضامند ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی مدر سے اجازت لینا ہوگی، اس نے کیرولین سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مدر کو بتا دو، میں شام کو تمہارا انتظار کروں گی، کیرولین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس دن اسکول سے واپس آتے ہوئے ڈینٹل نے سبل کو کیرولین کی دعوت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو، اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کچھ کہا۔ وہ کچھ جم گیا۔ سبل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کی طرف جانے کی بجائے ایک قریبی پارک میں آ گئی۔ ڈینٹل حیران ہوا تھا۔ مجھے آج کچھ باتوں کا فیصلہ کرنا ہے ڈینٹل، گھر کی بجائے یہاں ہم یہ کام بہتر طور پر کر سکیں گے۔ وہ اسے لے کر پارک کے قریب موجود ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر آ گئی۔ برگر کھاتے ہوئے اس نے ڈینٹل سے بات شروع کی۔ میں جانتی ہوں اب تم بڑے ہو رہے ہو، شاید لڑکیوں سے دوستی بھی کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو، یہ بڑی فطری سی بات ہے۔ مگر ڈینی، کیا تم نہیں سمجھتے کہ ڈیٹس پر جانے کے لیے بھی ابھی تم بہت چھوٹے ہو؟ ابھی تم 16 سال کے نہیں ہوئے۔ اتنی جلدی کسی لڑکی کے ساتھ ذہنی یا جسمانی طور پر انوالو ہونا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ سبل کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آج کیرولین تمہیں نائٹ کلب میں انوائٹ کر رہی ہے، کل کہیں اور کسی کام کے لیے انوائٹ کرے گی، تم انکار کیسے کرو گے؟ وہ اب کافی کسب لے رہی تھی۔ ابھی تم نے زندگی کا سفر شروع نہیں کیا، ابھی تو صرف پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پہلا قدم ہموار زمین پر رکھنا چاہیے، پتھریلی یا غیر ہموار زمین پر نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم لڑکیوں سے دوستی مت کرو، تم